अब चलते हैं सेक्शन 14 के ऊपर। सेक्शन 14 क्या है? चेंज इन रेट ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। तो सेक्शन 14 कॉमन है गुड्स और सर्विस दोनों के लिए। पहली बात वो गुड्स एंड सर्विस के लिए कॉमन है। और यहां पे है चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। जब भी कोई रेट बदलता है, जैसे हमारा सर्विस पहले 12% से टैक्सेबल था, अब उसको गवर्नमेंट ने 18% पे कर दिया, या 18% से 12 कर दिया, या 12 से 5 कर दिया। तो जब भी रेट चेंज होता है, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ऐसी केस में भी, तब टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालना है, लेट्स सी। तो देखो उसमें कहता है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 12 और 13 means section 14 will override section 12 and 13 both. 12 गुड्स का था, 13 सर्विस का था, तो 14 दोनों को ओवरराइड कर देगा। यानी अगर चेंज इन रेट है तो आपको सेक्शन 14 लगाना है, 12 और 13 नहीं लगाने का। ओके। द टाइम ऑफ सप्लाई where there is a change in the rate of tax in respect of goods or service or both shall be determined in the following manner. बहुत सिंपल है सेक्शन 14 देखो, नेमली ए, in case the goods or service or both have been supplied before the change. सप्लाई कब है? चेंज के पहले। सप्लाई कब है? चेंज के पहले। दो सिचुएशंस आएंगे, ए और बी। एक में सप्लाई चेंज से पहले है, एक में सप्लाई चेंज के बाद है। ठीक है, सिचुएशन को देखो, पूरा इमेजिनेशन से स्टडी करना है। सो सप्लाई इज बिफोर द चेंज। ओके, नाउ लेट्स सी पहला पॉइंट, वेयर द इनवॉइस फॉर द सेम हैज बीन इशूड एंड द पेमेंट इज ऑल्सो रिसीव्ड। इनवॉइस इशू हो चुका है, पेमेंट रिसीव हो चुका है। एंड का मतलब दोनों इनवॉइस हैज बीन इशूड एंड पेमेंट इज ऑल्सो रिसीव्ड आफ्टर द चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स। Then the time of supply shall be the date of receipt of payment or the issue of invoice, whichever is earlier. Whichever is earlier. अब दोनों बाद में है, तो फिर आप दोनों में से जो पहले होगा वो देख लो, इनवॉइस या पेमेंट का रिसीट, whichever is earlier, वो देखने का, दैट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। अब यहां पे टाइम ऑफ सप्लाई के दो बातें हैं। एक तो हम टाइम ऑफ सप्लाई क्यों देखते हैं कि हमको मालूम पड़े कि हमको लायबिलिटी कब अराइज हो रही है पेमेंट की, वो तो ठीक है। यहां और एक काम है, और वो है रेट ऑफ टैक्स कौन सा लगाना, द ओल्ड रेट ऑफ टैक्स और द न्यू रेट ऑफ टैक्स। वो भी अपने को इसी से समझ में आएगा कि पुराना रेट लगेगा या नया रेट लगेगा। तो अगर टाइम ऑफ सप्लाई चेंज के बाद में आ रहा है तो नया रेट लगेगा, और अगर टाइम ऑफ सप्लाई चेंज के पहले आ रहा है तो ओल्ड रेट लगेगा। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट मैं आपको समझा देता हूं, लेकिन एक काम अपन पहले करते हैं। आप एक काम करो, क्योंकि उसका भी अपने को इम्प्लीकेशन देखना है। ये ए और बी छोड़ो, आप नीचे आओ, प्रोविजो देखो क्या कहते हैं। ये प्रोविजो पहले पढ़ो, फिर अपन उसको भी साथ में लगाते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग प्रोविजो। अच्छा, प्रोविजो के पहले एक्सप्लेनेशन देखो, उसके बाद एक्सप्लेनेशन है। देखो लास्ट में बिल्कुल एक्सप्लेनेशन है, पहले उसको पढ़ो। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। रिसीट कब मानेंगे? तो वही रहता है when the payment is entered in the books of accounts, यानी entry in books of accounts of the supplier, or date on which payment is credited in the bank account whichever is earlier. नॉर्मल जो रूल है वही है, जो 12 में भी था, 13 में भी था, वो यहां पे भी है, whichever is earlier. That is date of entry in the books of accounts or the date of credit in the bank account whichever is earlier. ये नॉर्मल रूल है। लेकिन आप प्रोविजो देखो क्या कहता है। अब वो जो नीचे में प्रोविजो दिया है ए बी के नीचे, वो देखो क्या कहता है। प्रोवाइडेड दैट, ये क्योंकि सबसे पहले अपन पढ़ेंगे, फिर बाद में ये सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे। प्रोवाइडेड दैट द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट शैल बी द डेट ऑफ credit in the bank account. Date of receipt shall be credit in bank account, not whichever is earlier. Whichever is earlier नहीं लेंगे, जिस दिन बैंक में क्रेडिट हुआ उसको लेंगे। कौन से केस में?
if such credit in the bank account is after 4 working days from the date of change in the rate of tax. चेंज के 4 वर्किंग डेज के बाद अगर क्रेडिट है, आफ्टर 4 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स. कुछ समझ में नहीं आया है ना? तो चलो पहले इसको समझते हैं अपन. पहले ये जो पॉइंट है इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है. तो देखो, दिस इज द डेट ऑफ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स. अच्छा, चेंज कब हुआ? मान लो 1 सितंबर को गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया. 1 सितंबर को नोटिफिकेशन इशू किया और कहा कि आज से रेट चेंज हो गया. अब एक बात पहले समझ लो, नहीं तो एक स्टूडेंट था, क्या पूछता है मालूम है आपको? वो कहता है सर अगर 1 सितंबर को चेंज हुआ तो 1 सितंबर को क्या मानेंगे? आफ्टर द चेंज मानेंगे कि बिफोर द चेंज मानेंगे? तो वो बात पहले मैं क्लियर कर दूं. जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं ना गवर्नमेंट के, वो रात को 12 बजे से लागू होते हैं. तो अगर एक ये नोटिफिकेशन आया है और इसमें लिखा है नोटिफिकेशन एप्लीकेबल फ्रॉम 1 सितंबर, तो इसका मतलब क्या है कि ये नोटिफिकेशन रात को 12 बजे, इधर 31 अगस्त खत्म हुआ और रात को 12 बजे, तो वहां से ये एप्लीकेबल होता है. तो 1 सितंबर को कौन सा रेट लगेगा? पुराना रेट लगेगा कि नया रेट लगेगा? नया रेट लगेगा. रेट चेंज हो गया ना. और ये 1 सितंबर रात को 12 बजे से, यानी जो 1 सितंबर शुरू हो रहा है ना, रात को 12 बजे शुरू हो रहा है 1 सितंबर स्टार्टिंग, तो वहां से नया रेट लग जाएगा. यानी कि old rate is applicable for time of supply up to, यानी टाइम ऑफ सप्लाई जो भी गुड्स या सर्विस का अप टू 31 अगस्त आ रहा है उसको ओल्ड रेट लगेगा. जिसका भी टाइम ऑफ सप्लाई 31 अगस्त तक आ रहा है वो ओल्ड रेट में जाएगा. और जो भी टाइम ऑफ सप्लाई फ्रॉम 1 सितंबर आएगा उसको न्यू रेट लगेगा. पहले तो ये बात को समझना जरूरी है. तो अगर नोटिफिकेशन एप्लीकेबल फ्रॉम 1 सितंबर है, यानी 1 सितंबर को न्यू रेट लगेगा. ठीक है, 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर ऑनवर्ड्स विल बी न्यू रेट. और जो भी टाइम ऑफ सप्लाई 31 अगस्त तक हो गया या उसके पहले, उसको ओल्ड रेट. तो इसलिए भी अपन ये सेक्शन 14 इतने अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि अगर टाइम ऑफ सप्लाई पुराना है तो ओल्ड रेट लगेगा, टाइम ऑफ सप्लाई नए में आ गया है तो न्यू रेट लगेगा. ओके, यहां तक समझ में आया? वेरी गुड. तो जो डेट मैं दूंगा कि इस दिन से चेंज हुआ, वो दिन नया रेट लेना पड़ेगा. फाइन, वेरी गुड. अब देखो, तो ये अपन लिखते हैं दिस इज द डेट ऑफ चेंज. 1 सितंबर इज द डेट ऑफ चेंज. 1 सितंबर को चेंज हुआ. चेंज इन रेट. अब क्या होगा कि एक पार्टी ने मेरे को पेमेंट दिया. अच्छा, ये देखो लॉजिक से समझाता हूं. पुराना रेट, ओल्ड रेट 12% था और न्यू रेट इस पे 18% होने वाला है. हमारे सर्विस पे या गुड्स पे रेट बढ़ने वाला है, ये अपने को मालूम पड़ गया है. अब मालूम पड़ा है तो जल्दी जल्दी क्या करो कि पेमेंट ले लो. पेमेंट ले लेंगे और पुराने रेट में जाएंगे तो सस्ता पड़ जाएगा ना अपने को, जीएसटी कम लगेगा तो फायदा होगा. अब अगर एक कस्टमर को मैंने बोला कि देख भैया पैसे दे दे, एक स्टूडेंट को कहा देख पैसे दे दे जल्दी से, ओल्ड रेट में 12% लगा देंगे, नहीं तो 1 सितंबर से 18% होने वाला है. तो एक स्टूडेंट था, उसने सुना, उसने कहा कि चलो मैं पैसे आपको लाके दे देता हूं. जल्दी से उसने पैसे जमा करा दिए 1 सितंबर के पहले. 1 सितंबर के पहले पैसे जमा करा दिए. हालांकि मेरी क्लास बाद में शुरू होने वाली है, लेकिन पैसे पहले जमा करा दिए.
तो उसका पुराना टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा, उसको 12% लग जाएगा. सो ही सेव्ड सम मनी. लेकिन एक उसका दोस्त था, वो नहीं माना. वो बोलता हट सर, उल्लू बना रहे, कुछ भी इतनी जल्दी कौन पैसे देता है, हम बाद में पैसे देंगे. सर को काहे को पहले पैसे देने का. सो ही डजंट कम, ही कम्स आफ्टर 1 सितंबर. फिर आता है क्लास ज्वाइन करने अक्टूबर में और कहता है कि कितना जीएसटी लगेगा. मैंने बोला 18% लगेगा अभी. मुझे नहीं सर, कुछ तो करो, कुछ करो, आप पुराना 12% लगाओ. मैं क्या कर सकता हूं, मैंने तुम लोगों को बोला था देखो 1 सितंबर के पहले पैसे दे दो, तुम लोगों ने नहीं दिए, अब मैं क्या करूं. वो सर वो कुछ तो करो सर, बैकडेटेड एंट्री ले लो ना बुक में, मैं आपको बैकडेटेड चेक देता हूं. तो चेक के ऊपर पुराना डेट डाल के दिया उसने 1 सितंबर के पहले का, 25 अगस्त का. तो क्या मैं ऐसे ले सकता हूं क्या. चलो मैं बुक में तो एंट्री मेरे हिसाब से ले लूं, बैकडेटेड एंट्री भी ले लूं, लेकिन बैंक में तो क्लियर नहीं होने वाला ना. बैंक में कैसे क्लियर होगा. तो झूठ का झूठ पकड़ा कब जाएगा, इसके लिए ये रूल बना है. देखो, आपने मेरे को 25 अगस्त का चेक दिया, मैंने बुक एंट्री 25 अगस्त की मार भी दी, मान लो 25 अगस्त की एंट्री मार दी अपन ने चेंज के पहले की. लेकिन आपने मेरे को ये चेक दिया है 20 अक्टूबर को. एक्चुअल में तो आप अक्टूबर में आए ना मेरे पास क्लास लगाने, और तुमने बोला कि मैं बैकडेटेड देता हूं, तो बैकडेटेड दिया, मैंने बुक की एंट्री भी ले ली बैकडेटेड. लेकिन आप 20 अक्टूबर को मेरे को चेक हाथ में दे रहे, मैं उसको बैंक में डालूंगा तो क्लियर कब होगा, 21-22 अक्टूबर को क्लियर होगा. तो बैंक में क्रेडिट कब आया, 22 अक्टूबर को क्रेडिट आया. 1 सितंबर चेंज इन रेट है, इसके 4 दिन के बाद आया ना. 1 सितंबर से 4 दिन गिनो तो कितने आते हैं. अच्छा 4 दिन कैसे गिनते इसमें, 1 से चेंज हुआ ना, तो 4 वर्किंग डेज गिनते. तो 1st, 2nd, 3rd, 4th वैसे गिनेंगे, लेकिन 4 वर्किंग डेज. अगर इसमें एक छुट्टी है तो अगला एक दिन काउंट होता है. और ये बंदे ने तो मेरे को बाद में दिया, बहुत बाद में क्लियर हुआ मेरा चेक. तो गवर्नमेंट कहता है ये एंट्री गलत है, हम इस एंट्री पे बिलीव नहीं करेंगे. अब नॉर्मली देखो, नॉर्मल रूल में अपन क्या लेते हैं, पेमेंट क्या कब लेते हैं, बुक एंट्री और बैंक क्रेडिट विच इज अर्लियर. तो अगर नॉर्मल रूल लगाएंगे तो ये रिसीट हो जाएगा ना, और अगर ये रिसीट हुआ तो सब लोग बैकडेटेड 12% से टैक्स भरेंगे. तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं 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 नहीं, यहां हम विच एवर इज अर्लियर नहीं लेंगे. अगर ये बैंक क्रेडिट यहां से 4 दिन के बाद हो रहा है, तो जिस दिन बैंक में क्रेडिट आया इसको ही अपन पेमेंट का डेट मानेंगे, एंड नॉट दिस. सो डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विल बी दिस, क्योंकि यहां से 4 दिन के बाद बैंक में क्रेडिट आया है. तो इसमें फिर अपन ये लेंगे, ये नहीं लेंगे, इवन इफ यू शो बुक एंट्री बिफोर द डेट ऑफ चेंज. तो लोग बैकडेटेड एंट्री मारेंगे ना, टैक्स को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे. तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं चलेगा. अब चलेगा कौन से केस में चलेगा, देखो कि अगर ये स्टूडेंट समझ गया बाद में, पहले तो मैंने बहुत अनाउंस किया, सब किया, मैसेजिंग किया, सब किया, बच्चों को देखो पैसे जमा करा दो 1 सितंबर के पहले, नहीं माना नहीं माना नहीं माना. लेकिन 1 सितंबर को मेरे पास आया और कहता है सर बचा लो 31 अगस्त. मैंने बोला 31 अगस्त खत्म हो गया, अब कैसे बचाऊं. तो बोलता है मैं बैकडेट में कल का चेक देता हूं आपको, 31 अगस्त का चेक देता हूं. मैंने बोला चल ठीक है ले आ. सो ही गिव्स मी अ चेक ऑफ 31st अगस्त. आई टेक बुक एंट्री ऑफ 31st अगस्त. मैं ले सकता हूं. और 1 सितंबर को मेरे को चेक दे रहा है, मैं डाल दूंगा, 2-3 तारीख तक क्लियर हो जाएगा ना. तो अगर उसका बैंक क्रेडिट 4 वर्किंग डेज के अंदर आ गया, यहां से 4 वर्किंग डेज है, 4 WDs, 4 वर्किंग डेज में अगर बैंक क्रेडिट आ जाता है तो 1 तारीख को दिया, 2 तारीख को क्लियर हो गया, तो फिर वो बच जाएगा. फिर अपन नॉर्मल रूल लगाएंगे. तो ये 2 सितंबर को अगर क्लियर हो गया है तो अपन नॉर्मल रूल लगाएंगे, विच एवर इज अर्लियर. अगर 4 दिन के अंदर है तो नॉर्मल रूल लगेगा, विच एवर इज अर्लियर. तो बुक एंट्री बैंक क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर 31 अगस्त. तो ये होगा डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट. आए समझे. तो अगर 4 वर्किंग डेज के अंदर है बैंक क्रेडिट तो अपन नॉर्मल रूल लगाएंगे, विच एवर इज अर्लियर. लेकिन अगर 4 दिन के बाद है, यहां तो 4 दिन यहां खत्म हो गए, 4 WDs वर्किंग डेज, और आपका बैंक क्रेडिट तो बहुत बाद में आया, तो फिर अपन विच एवर इज अर्लियर नहीं लेंगे. फिर ये बैंक में जिस दिन क्रेडिट आया
उसी को रिसीट ऑफ पेमेंट मानेंगे। आया समझ में? तो ये बैकडेटेड एंट्रीज को रोकने के लिए है। ओके, समझ में? 4 वर्किंग डेज देखने का है, और वर्किंग डेज यानी एक आध बीच में संडे आ गया तो फिर उसको छोड़ेंगे। बैंक हॉलीडेज को छोड़ेंगे, जिस दिन भी बैंक बंद था उसको अपन नहीं गिनेंगे। 4 वर्किंग डेज ऑफ द बैंक गिने जाएंगे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब आओ, अब एक एक पॉइंट करके अपन देखते हैं। सो लेट्स सी द फर्स्ट पॉइंट। तो पहले पॉइंट में क्या लिखा कि सप्लाई बिफोर है, सप्लाई इज बिफोर द चेंज। ठीक है, सबसे पहले एक क्लॉज में क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिफोर द चेंज ऑफ द रेट, एंड इनवॉइस इज इशूड एंड पेमेंट इज रिसीव्ड आफ्टर द चेंज। दोनों बाद में है, इनवॉइस भी बाद में है, पेमेंट भी बाद में है। तो फिर इन दोनों में से जो अर्लियर होगा उसको हम लेंगे। तो देखो, इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अगेन अपन चेंज पहले लिख देते हैं। चेंज इज 1 सितंबर। ठीक है, सप्लाई जो है वो चेंज के पहले, यानी मान लो कि 23 अगस्त को सप्लाई था, 23 अगस्त को सप्लाई से मान के चलते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस एज द केस में। फिर 1 सितंबर को चेंज आया, लेकिन आपने है ना तो इनवॉइस जो है वो इशू किया चेंज के बाद, मान लो कि 10 सितंबर, और जो रिसीट अपने को मिला वो भी बाद में ही मिला है, मान लो 12 सितंबर। तो अगर ये दोनों बाद में है, इनवॉइस एंड रिसीट दोनों बाद में, सप्लाई पहले चेंज के, फिर चेंज आया और उसके बाद इनवॉइस और रिसीट बना, तो फिर टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, WEE, विच एवर इज अर्लियर। तो 10 सितंबर। अब इसमें कोई भी पहले, या तो रिसीट पहले हो इनवॉइस बाद में हो, या इनवॉइस पहले हो रिसीट बाद में हो, जो भी है, विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो पहले होगा उसको अपन टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे, TOS इज इक्वल टू 10 सितंबर। अब इसके दो मतलब है, एक तो ये है कि ये सितंबर मंथ में है, तो लायबिलिटी टू पे अराइजेज इन द मंथ ऑफ सितंबर, तो अक्टूबर में आपको भरना पड़ेगा ड्यू डेट के पहले। एक तो बात ये। दूसरी बात ये कि क्योंकि ये 1 सितंबर से चेंज हो गया है और ये उसके बाद में TOS आ रहा है, इसलिए रेट कौन सा लगेगा, न्यू रेट। जो चेंज के बाद का रेट है वो आपको लगेगा ऑफ टैक्स। गॉट इट? न्यू रेट ऑफ टैक्स। तो सिचुएशन क्या है याद रखो, सिचुएशन यह है कि सप्लाई पहले है और इनवॉइस और रिसीट दोनों बाद में है। तो अगर ये दोनों बाद में है तो अपन दोनों में से लेंगे विच एवर इज अर्लियर, दैट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। फिर चाहे रिसीट पहले हो इनवॉइस बाद में हो, या इनवॉइस पहले हो रिसीट बाद में हो, एज द केस मे बी। लेकिन क्योंकि दोनों बाद में है तो विच एवर इज अर्लियर भी लोगे तो वो बाद का ही आएगा ना, तो क्योंकि वो बाद का ही आएगा इसलिए न्यू रेट ऑफ टैक्स इस पे लगेगा। क्लियर? वेरी गुड। फिर चलो आ जाओ सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट में लिखा है कि वेयर द इनवॉइस हैज बीन इशूड प्रायर टू द चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स। इनवॉइस पहले इशू हुआ है, ये सर्विस तो पहले की है ही, सप्लाई तो पहले का ही है, इनवॉइस भी इशू हो गया था, लेकिन पैसे बाद में मिले थे। बट पेमेंट इज रिसीव्ड आफ्टर द चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स। टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। जिस दिन इनवॉइस इशू हुआ उसको टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे, यानी पहले आएगा, है ना। तो देखो सेकेंड पॉइंट कैसा है कि ये चेंज है, चेंज की लकीर अपन नीचे तक लेके जाते हैं। सप्लाई पहले है, ये तो फिक्स है, सप्लाई पहले, मान लो 19 अगस्त का सप्लाई, और इनवॉइस भी बन गया था, इनवॉइस भी हमने बना दिया था 20 अगस्त को, लेकिन आपने पैसे नहीं दिए। पैसे आप मेरे को कब दे रहे? तो मेरे को रिसीट जो हुआ वो बाद में हुआ, रिसीट हुआ मेरे को 10 सितंबर को। तो भी लॉ कहता है कि अगर सप्लाई पहले, इनवॉइस भी बन गया था, तो आप इनवॉइस को ले लो। ये जो इनवॉइस है ये बनेगा टाइम ऑफ सप्लाई।
और क्योंकि हम इनवॉइस देखेंगे इसलिए रेट कौन सा लगेगा, और 20 अगस्त आ रहा है, देखो 1 सितंबर से रेट चेंज है, 20 अगस्त आ रहा है, तो 20 अगस्त को कौन सा रेट लगेगा, ओल्ड रेट। तो टाइम ऑफ सप्लाई 20 अगस्त आएगा एंड द रेट विल बी ओल्ड रेट ऑफ टैक्स। जो पुराना रेट है वो अपने को लगेगा, वो कम हो ज्यादा हो जो भी हो। फिर तीसरा भी बता देता हूं, बहुत सिंपल है। उसमें ऐसा है कि सप्लाई पहले है और रिसीट पहले हो गया है, लेकिन इनवॉइस जो है वो बाद में बना है, चेंज के बाद इनवॉइस बना है, लेकिन रिसीट पहले हो गया है। तो मान लो कि 19 अगस्त का सप्लाई है और 21 अगस्त का रिसीट भी हो गया है, लेकिन इनवॉइस जो बना वो बना 9 सितंबर को, और 1 सितंबर का चेंज है बीच में, चेंज इज ऑन 1 सितंबर। ये लकीर पुरानी चल रही है, 1 सितंबर का चेंज है। तो यहां बोला है कि इस केस में आप जो रिसीट है उसको ले लो, ये बनेगा टाइम ऑफ सप्लाई, और क्योंकि पहले है तो फिर से क्या लगेगा, ओल्ड रेट ऑफ टैक्स। यानी बेसिकली दो अलग अलग पॉइंट बनाए हैं, जरूरत नहीं थी उसमें ऐसे लिखने का था कि अगर इनवॉइस और रिसीट इसमें से एक पहले और एक बाद में है, कोई भी एक पहले एक बाद में है, तो इनवॉइस पहले रिसीट बाद में है या रिसीट पहले इनवॉइस बाद में है, तो अपने को देखना है विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। इनवॉइस या रिसीट विच एवर इज अर्लियर, इनवॉइस। रिसीट और इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, रिसीट। सिंपल। ठीक है, लॉजिकली अगर याद रखना है तो। अब एक पॉइंट बताता हूं जो है ही नहीं, लॉ में प्रिस्क्राइब्ड ही नहीं है, वो क्या है, देखो सप्लाई पहले क्या है, मान लो 10 अगस्त का सप्लाई है, इनवॉइस भी बन गया है, इनवॉइस भी बन गया है 10 अगस्त को ही, और रिसीट भी आ गई है 16 अगस्त को। अगर तीनों चीज पहले है, सप्लाई भी पहले, इनवॉइस भी पहले, रिसीट भी पहले, तो क्या होगा? लिखा है क्या कुछ सेक्शन 14 में? नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? अरे जरूरत ही नहीं है ना, सेक्शन 14 तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तीन चीज पे अपना खेल रहता है, सप्लाई इनवॉइस रिसीट, तीनों जब पहले है तो रेट ऑफ चेंज अपने को क्या लेना देना है, कोई लेना देना ही नहीं है। तो यहां पर अगर ये गुड्स है तो रूल 12 लगाना पड़ेगा आपको, और अगर ये सर्विस है तो रूल 13 लगाना पड़ेगा, रूल 14 नहीं लगेगा। आई मीन सॉरी, सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13, कंफ्यूजिंग। सेक्शन 12 सेक्शन 13 लगेगा और यहां पर सेक्शन 14 नहीं लगेगा, जरूरत ही नहीं। जब तीनों पहले है तो सेक्शन 14 नहीं लगेगा, कोई भी एक पहले एक बाद में है तो 14 लगता है। आए समझ में? वेरी गुड, तो यहां तक लिख लिए। फिर वापस आओ, तो देखो सेकंड पॉइंट देखा था, फिर थर्ड पॉइंट जो मैंने बताया वो है, देखो पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड बिफोर, पेमेंट पहले मिला है बिफोर द चेंज, बट इनवॉइस हैज बीन इशूड आफ्टर द चेंज, देन टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द रिसीट ऑफ पेमेंट। जो पहले हो गया है उसको लो। तो अगर ये दोनों को कंबाइन करके पढ़ोगे तो देखो क्या होता है, इनवॉइस पहले है रिसीट बाद में है तो इनवॉइस लो, रिसीट पहले इनवॉइस बाद में है तो रिसीट लो, यानी दोनों में से कोई एक पहले और एक बाद में है ना, तो एक पहले और एक बाद में है तो हमने को क्या लेना है, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, सिंपल। और एक अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बताता हूं, चेंज। ठीक है, चेंज कब का है, 1 सितंबर, वो 1 सितंबर अपन लेके चलते हैं, 1 सितंबर का चेंज। सप्लाई पहले हो चुका है, मान लो 26 अगस्त को सप्लाई ऑलरेडी डन है। अब बुक एंट्री, पेमेंट की जो बुक एंट्री है वो हमने पहले ली है, कब, 16 ज्यादा हो गया, बुक एंट्री लेके रखी अपन ने
29 अगस्त की, और बैंक में क्रेडिट आया है, अगर ये अलग अलग करके देंगे, बैंक में क्रेडिट आया है 6 सितंबर, 6 सितंबर को बैंक में क्रेडिट आया है, और फिर इनवॉइस बना है 8 सितंबर का। तो 4 डेट्स दी हुई है और आपको टाइम ऑफ सप्लाई निकालने का है। निकालो, बताओ क्या है टाइम ऑफ सप्लाई। तो इसमें अपने को पहले रिसीट का डेट निकालना पड़ेगा ना, रिसीट का डेट निकालेंगे, इनवॉइस का डेट दिया है, रिसीट का डेट पहले मालूम होना चाहिए, और रिसीट का डेट निकलेगा समझ में आएगा वो पहले है कि बाद में है, ये समझ में आएगा। तो रिसीट का डेट क्या है पहले बताओ। तो देखो, चेंज के 4 दिन के बाद आया है क्या। अच्छा, इसमें देखो, ये पुराने जो सर्विस टैक्स में रूल्स थे ना, उसी के हिसाब से बनाया है सेक्शन 14, और उसमें ये था कि आपको जो डेट ऑफ चेंज फर्स्ट है ना, तो नेक्स्ट 4 वर्किंग डेज गिनते थे, नेक्स्ट 4 वर्किंग डेज। तो यहां जो लिखा है ना 4 वर्किंग डेज, तो एक्चुअली उसको गिना जाता था 2, 3, 4 एंड 5, ऐसे 4 वर्किंग डेज गिने जाते थे। जिस दिन चेंज है उस दिन को छोड़ के उसके आगे 4 दिन मिलते थे, यानी इन ऑल 5 मिलते थे। तो सेम लॉजिक हम यहां भी लेके चलेंगे, 2, 3, 4, 5, ये आगे 4 वर्किंग डेज। मान लो कि इसमें कोई हॉलीडे नहीं है, ये चारों वर्किंग डेज है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, बैंक हॉलीडे नहीं है, तो ये 4 वर्किंग डेज आ गए। तो 4 वर्किंग डेज में तुम्हारा पेमेंट क्लियर हुआ क्या, 5 तारीख तक क्लियर हुआ क्या, नहीं हुआ, तुम्हारा तो 6 तारीख को क्लियर हुआ। तो तुम्हारा जो पेमेंट क्लियर हुआ बाद में हो गया ना 4 वर्किंग डेज के बाद। तो फिर अपन रिसीट किसको मानेंगे, ये जो डेट है इसको रिसीट मानेंगे, 6 सितंबर को रिसीट मानेंगे। और अगर ये रिसीट है और ये इनवॉइस है बाद में, दोनों बाद के हो गए, जब दोनों बाद के हो गए तो फर्स्ट पॉइंट लगेगा 14A1 लगेगा। और A1 में क्या बोला है, रिसीट और इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, यानी 6 सितंबर। तो ये 6 सितंबर जो है ये बनेगा टाइम ऑफ सप्लाई 6 सितंबर। और क्योंकि 6 सितंबर है इसलिए रेट कौन सा लगेगा, न्यू रेट ऑफ टैक्स। लिखो इसको भी, पॉज करो, लिखो। लिखे, वेरी गुड। अच्छा, अब मैं चेंज करता हूं, मैं कहता हूं कि बैंक क्रेडिट जो है वो 6 सितंबर की जगह 4 सितंबर को आ गया। अगर बैंक क्रेडिट 4 सितंबर को आ गया है, 4 सितंबर को बैंक क्रेडिट आ चुका है, यानी देखो 4 वर्किंग डेज के अंदर आ गया, 2, 3, 4, 5, 4 को क्रेडिट आ गया। अगर ये आ गया है तो फिर रिसीट क्या होता है, 4th और 29 अगस्त विच एवर इज अर्लियर। तो अब जो रिसीट है वो ये ना हो करके तो रिसीट क्या बनेगा, बैंक क्रेडिट, क्योंकि 4 दिन के अंदर है, और बुक एंट्री विच एवर इज अर्लियर, ये दोनों में से विच एवर इज अर्लियर लेंगे अपन। तो विच एवर इज अर्लियर क्या आएगा, 29 अगस्त। तो रिसीट बनेगा 29 अगस्त। अगर रिसीट पहले का हो गया और इनवॉइस बाद का है तो फिर अपन क्या करेंगे, डेट ऑफ रिसीट लेंगे। तो अब ये जो डेट ऑफ रिसीट है ये बनेगा टाइम ऑफ सप्लाई। और क्योंकि 29 अगस्त टाइम ऑफ सप्लाई बन रहा है, यानी 1 सितंबर के पहले की डेट है, इसलिए कौन सा रेट लगेगा, ओल्ड रेट ऑफ टैक्स। तो इसलिए समझाया मैंने 4 वर्किंग डेज का जो क्राइटेरिया है वो क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आए समझ में, ग्रेट। तो वापस आओ, तो ये था क्लॉज ए। फिर से एक बार पढ़ो, सर्विस कब दी गई है या गुड्स कब सप्लाई किए गए हैं, बिफोर द चेंज। तो उसमें फिर 3 पॉइंट है कि अगर इनवॉइस और रिसीट दोनों बाद के हैं तो विच एवर इज अर्लियर ले लो, लेकिन नया रेट लगाओ। फर्स्ट क्लॉज में न्यू रेट लगेगा,
क्योंकि दोनों बाद के हैं, उसमें से जो पहले आएगा, लेकिन जो पहले आएगा वो तो बाद का ही तो होगा ना, चेंज के तो बाद का ही होगा, इसलिए न्यू रेट लगेगा। और ये बाकी जो दो है उसमें एक पहले एक बाद में है, तो अपन ले रहे विचएवर इज अर्लियर, तो ओल्ड रेट लगेगा। तो ये दोनों क्लॉज में ओल्ड रेट लगेगा। ठीक है, ग्रेट। फिर आगे चलो बी। अब बी पॉइंट क्या है, इन केस द गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ हैव बीन सप्लाइड आफ्टर द चेंज। अब सप्लाई बाद का है, सप्लाई बाद का है तो क्या करना, देखो सप्लाई अगर बाद का है तो फिर उसमें लिखा है पहला पॉइंट कि वेयर द पेमेंट इज रिसीव्ड आफ्टर द चेंज, पेमेंट बाद का है इन द रेट ऑफ टैक्स, बट इनवॉइस हैज बीन इशूड प्रायर टू द चेंज, इनवॉइस पहले इशू हो गया है। द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, यानी यहां क्या हो गया, जो बाद में है उसको लिया, रिसीट ऑफ पेमेंट को लिया। सप्लाई तो बाद का है, अब तुम इनवॉइस पहले इशू कर दोगे और क्या बच जाओगे, नहीं, पैसा मिल गया तो बचोगे, लेकिन पैसा तो मिला नहीं, सिर्फ इनवॉइस खड़ा करके रखा है, ना तो पैसे मिले ना सर्विस कंप्लीट हुई है। तो फिर यहां लिखा है विच एवर इज लेटर लो, यानी जब पैसा मिलेगा उसको अपन मानेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। और दूसरा पॉइंट है कि वेयर द इनवॉइस, देख लेते फिर मैं बनाता हूं डायग्राम सबके, वेयर द इनवॉइस हैज बीन इशूड एंड पेमेंट इज रिसीव्ड बिफोर द चेंज, अगर दोनों पहले हैं तो क्या करना, द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ रिसीट और द इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। तो यहां ओल्ड डेट लगेगा क्योंकि दोनों पहले के, अब उसमें से जो पहले है उसको देखो तो लगेगा तो पहले वाला रेट ना, तो यहां पे ओल्ड रेट लगेगा। और ये वाले केस में क्या था, विच एवर इज लेटर लो, यानी न्यू रेट लग रहा था। और तीसरा पॉइंट क्या है, देखो वेयर द इनवॉइस हैज बीन इशूड आफ्टर, इनवॉइस बाद में है, बट द पेमेंट इज रिसीव्ड बिफोर, पेमेंट पहले है, इनवॉइस बाद में है, पेमेंट पहले। तो इस केस में क्या बोलता है, द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, यानी विच एवर इज लेटर, जो लेटर है उसको लिया। यहां भी जो लेटर है, फर्स्ट पॉइंट में जो लेटर था उसको लिया। अब ये गवर्नमेंट ने क्या किया, साला उल्टा नीचे कर दिया है, जो ड्राफ्टिंग कर रहा था बैठ के वहां लॉ, उसने उल्टा सीधा कर दिया। इसको पहला क्लॉज बनाना था ना कि जब दोनों बिफोर है तो क्या करने का, और फिर एक पहले एक बाद में, एक पहले एक बाद में, तो दोनों एक जैसे है ना। ये दोनों में क्या है, 1 और 3 में क्या कॉमन है, एक पहले एक बाद में, इनवॉइस पहले रिसीट बाद में, या रिसीट पहले इनवॉइस बाद में। तो ये दोनों में क्या करना है अपने को, विच एवर इज लेटर का रूल लगाना है, जो बाद में है उसको लेना है। और ये क्या है कि दोनों पहले है तो उसमें से फिर विच एवर इज अर्लियर को लेना है। हाँ, टोटल कंफ्यूजन है ना। चलो लिख कर देखते हैं तो ही समझ में आएगा। चेंज 1 सितंबर, सर्विस या गुड्स का सप्लाई जो है या बाद में हो रहा है, तो सप्लाई इज ऑन से 10th of September, सप्लाई बाद का है। वेरी गुड, सप्लाई बाद का है। तो इसमें दिया है कि अगर ये दोनों पहले के हैं, रिसीट एंड इनवॉइस, अगर दोनों पहले के हो तो फिर अपन देखेंगे विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों में से देखेंगे WEE, यानी विच एवर इज अर्लियर। और क्योंकि विच एवर इज अर्लियर जो है ये चेंज के पहले ही आने वाला है, इसलिए रेट कौन सा लगेगा, ओल्ड रेट। ठीक है, पहला पॉइंट। और बाकी 2 पॉइंट ऐसे है कि एक पहले और एक बाद में है, तो मान लो रिसीट पहले है और इनवॉइस बाद में है, तो अपन इनवॉइस को पकड़ेंगे, ये बनेगा टाइम ऑफ सप्लाई। इसमें जो अर्लियर आया ये बना टाइम ऑफ सप्लाई। तो अगर इसमें ये बनेगा तो इसमें कौन सा रेट लगेगा, न्यू रेट लगेगा। एंड सिमिलरली अगर इनवॉइस पहले का है और रिसीट बाद की है तो रिसीट को देखेंगे टाइम ऑफ सप्लाई, यानी ये भी क्या रहेगा, न्यू रेट इस लगेगा। तो 3 सिचुएशन दी है, दोनों पहले है तो क्या करो, विच एवर इज अर्लियर। रिसीट पहले इनवॉइस बाद में है तो इनवॉइस, इनवॉइस पहले रिसीट बाद में है तो रिसीट। ये दोनों में से कोई भी एक बनेगा टाइम ऑफ सप्लाई। इस केस में ये, इस केस में ये, यानी कि विच एवर इज लेटर।
है ना। तो एक पहले एक बाद में है तो विच एवर इज लेटर, दोनों पहले है तो विच एवर इज अर्लियर। और यहां ओल्ड रेट लगेगा, ये दोनों में न्यू रेट लगेगा। तो मेन डिफरेंस क्या याद रखना है कि अगर सप्लाई पहले का है, चेंज के सप्लाई अगर पहले है और एक पहले एक बाद में है तो अपन लेते विच एवर इज अर्लियर, और अगर सप्लाई बाद में है और इनमें से एक पहले एक बाद में है तो हम लेंगे विच एवर इज लेटर। तो दैट इज ए मेजर चेंज इन लॉजिक। और चौथा एक केस आपको बता देता हूं कि अगर इनवॉइस और रिसीट दोनों बाद के हैं, तो अगर दोनों बाद के हैं तो फिर क्या करना है? अरे फिर सेक्शन 14 नहीं लगेगा, यहां सेक्शन 14 नॉट एप्लीकेबल। यहां क्या लगाएंगे? यहां लगाएंगे अगर गुड्स है तो सेक्शन 12 जो नॉर्मल रूल है, और सर्विस है तो सेक्शन 13 इस केस में। रहेगा याद? चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से ये टाइम ऑफ सप्लाई अपने को निकालने का है। फिर उसके एनालिसिस में आ जाओ। एनालिसिस में वही है, और ये सारे डायग्राम्स मैंने बना के दिए ये बुक में, लेकिन मैंने पहले नहीं बताया, नहीं तो आप नहीं बनाते, है ना। डायग्राम हमेशा खुद से बनाना चाहिए, तब याद रहते हैं। तो देखो एनालिसिस में भी पहला पॉइंट वही दिया है कि इन केस गुड्स और सर्विस और बोथ हैव बीन सप्लाइड बिफोर द चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स। तो अगर सप्लाई पहले है, सप्लाई अगर बिफोर है, तो उसमें केस 1 सप्लाई पहले है और इनवॉइस और पेमेंट दोनों अगर बाद में है तो दोनों में से लेंगे विच एवर इज अर्लियर। टीओएस विल बी विच एवर इज अर्लियर। जैसे ये 5 जुलाई है तो पहले है, और 10 जुलाई का चेंज है, और इनवॉइस बना 15 अगस्त को और पेमेंट आया 20 अगस्त, तो 15 अगस्त को अपन मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई विच एवर इज अर्लियर। और क्योंकि 15 अगस्त 10 जुलाई के बाद का है तो रेट कौन सा लगेगा? न्यू रेट ऑफ टैक्स। ठीक है, सिंपल पहला केस। फिर दूसरा केस दिया है, देखो चेंज 10 जुलाई का है, सप्लाई पहले का है, इनवॉइस पहले है, पेमेंट बाद में है। तो एक पहले एक बाद में, तो अपन क्या लेंगे? विच एवर इज अर्लियर। तो विच एवर इज अर्लियर 7 जुलाई, 7 जुलाई बनेगा टाइम ऑफ सप्लाई। और क्योंकि 7 जुलाई टाइम ऑफ सप्लाई है, 10 तारीख के पहले का है, इसलिए रेट कौन सा लगेगा? ओल्ड रेट ऑफ टैक्स। फिर देखो तीसरा केस। तीसरे केस में क्या दिया है? सप्लाई 1 जुलाई का है, पहले का है, पेमेंट रिसीव्ड है। पेमेंट रिसीव में क्या है? 5 जुलाई 8 जुलाई क्रेडिटेड इन बैंक अकाउंट। तो अपन लेते विच एवर इज अर्लियर, पेमेंट विच एवर इज अर्लियर रहते, तो 5 जुलाई का पेमेंट आ जाएगा। तो पेमेंट पहले है और इनवॉइस बाद में, एक पहले एक बाद में, तो अपन क्या लेते? विच एवर इज अर्लियर। तो ये जो डेट है 5 जुलाई, ये बनेगा टाइम ऑफ सप्लाई। सो टाइम ऑफ सप्लाई इज 5th ऑफ जुलाई। और 5th जुलाई जो है वो 15 जुलाई के पहले, इसलिए कौन सा रेट लगेगा? ओल्ड रेट। सो TOS is equal to 5th July and we are liable to pay old rate of tax. फिर उसी में इलस्ट्रेशन 2 देखो, 5th जुलाई का सप्लाई है और पेमेंट रिसीव जो है वो एंट्री पहले की है, चेंज के पहले की एंट्री है 8 जुलाई, और क्रेडिटेड विद इन 4 वर्किंग डेज दिया है। क्रेडिट बाद में आया है लेकिन 4 वर्किंग डेज के अंदर,
तो 10 जुलाई का चेंज है, 12 जुलाई को क्रेडिट आ गया है, वेरी गुड। तो अगर ऐसा है तो अपन लेंगे विच एवर इज अर्लियर। तो 8 जुलाई बनेगा रिसीट का डेट, ये रिसीट का डेट बनेगा, रिसीट ऑफ पेमेंट 8 जुलाई, क्योंकि 4 वर्किंग डेज में आ गया ना, तो फिर अपन विच एवर इज अर्लियर लेंगे। तो रिसीट पहले हो गया, इनवॉइस बाद में हो गया, तो अपन विच एवर इज अर्लियर इन रिसीट लेंगे। तो ये रिसीट इज बनेगा टाइम ऑफ सप्लाई, TOS, दैट इज 8 जुलाई। और 8 जुलाई अगर TOS है तो फिर कौन सा रेट लगेगा, ओल्ड रेट। सिंपल। फिर अगला इलस्ट्रेशन देखो, चेंज इन द रेट दिया है 10 जुलाई, सप्लाई अब बाद में आ गया, सप्लाई 25 जुलाई का है, सप्लाई बाद का है, इनवॉइस पहले है, पेमेंट बाद में है। अगर सप्लाई बाद में है तो फिर अगर एक पहले एक बाद में हो तो अपन क्या देखते हैं, विच एवर इज लेटर, तो इसको नहीं देखेंगे अपन, लेटर वाला देखेंगे। तो 2 अगस्त जो है ये बनेगा टाइम ऑफ सप्लाई, और 2 अगस्त अगर टाइम ऑफ सप्लाई है विच एवर इज अर्लियर लिखा है उसको विच एवर इज लेटर कर दो, गलती से अर्लियर लिखा है, विच एवर इज लेटर करो। हाँ अच्छा है, दिखा मैंने, यस। तो इसको कौन सा रेट लगाएंगे, न्यू रेट, न्यू रेट ऑफ टैक्स। फिर केस 2 है, इसमें क्या है देखो, सप्लाई बाद का है, चेंज के बाद का सप्लाई है, और इनवॉइस 5 जुलाई का है, पेमेंट रिसीव 10 जुलाई, दोनों पहले। अगर दोनों पहले तो अपन क्या लेंगे, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर यानी 5 जुलाई, तो ये बनेगा टाइम ऑफ सप्लाई, 5th जुलाई बिकम्स टाइम ऑफ सप्लाई। और कौन सा रेट लगेगा, ओल्ड रेट। फिर अगला देखो, ऊपर थियरी में नहीं पढ़ रहा, वो तो बता चुका हूं। तो देखो सप्लाई बाद का है, और पेमेंट रिसीव बोला है एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन 3rd जुलाई एंड क्रेडिटेड इन बैंक 5th जुलाई, तो विच एवर इज अर्लियर लेते हैं। तो 3rd जुलाई आया रिसीट, तो रिसीट पहले है और इनवॉइस बाद में है, रिसीट पहले और इनवॉइस बाद में है, तो अपन क्या लेंगे, विच एवर इज लेटर। तो इनवॉइस का जो डेट है ये बनेगा टाइम ऑफ सप्लाई, 2nd of August, और रेट लग जाएगा न्यू। ठीक है। और इसी में और एक इलस्ट्रेशन दिया है कि 10 जुलाई का चेंज है, पेमेंट में एंट्री जो है वो पहले की है, 2 जुलाई की एंट्री है, और बैंक में जो आया वो आफ्टर 4 वर्किंग डेज आया, आफ्टर 4 वर्किंग डेज बैंक में आया। तो फिर अपन बैंक अकाउंट यानी इसको क्या मानेंगे, रिसीट। तो सप्लाई बाद का है, रिसीट भी बाद का है, इनवॉइस भी बाद का है। जब तीनों बाद के हो गए तो यहां पे आप कौन सा रूल लगाएंगे, यहां पे आप लगाएंगे रूल नंबर, गुड्स है कि क्या है, देखो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस बोला है, तो रूल 12 या 13 लगेगा। 12 और 13 will apply and not 14. तो क्या वहां वो दिया है विच एवर इज अर्लियर, क्योंकि नॉर्मल रूल भी वही रहता है ना, विच एवर इज अर्लियर, तो इसे दिया है। लेकिन रूल 12 या 13 लगेगा एंड नॉट रूल 14। अरे यार देखो बार बार यही गलती करता हूं मैं, सेक्शन 12 या 13 लगेगा एंड नॉट सेक्शन 14। आप भी ये गलतियां करते हो, एग्जाम में लिखते हो रूल की जगह सेक्शन, सेक्शन की जगह रूल लिखते हो। मैं तो चल जाऊंगा, आपका नहीं चलेगा मिस्टेक। ओके। फिर थियरी क्वेश्चन है कुछ, हाउ टू डिटरमाइन द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमिनिंग द टाइम ऑफ सप्लाई। तो ये तो वही है, डेट ऑफ रिसीट कैसे निकालते हैं, एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स या क्रेडिट इन बैंक अकाउंट, विच एवर इज अर्लियर, एंट्री इन बुक्स और क्रेडिट इन बैंक।
एक्सेप्ट दैट वहां पे 4 वर्किंग डेज में अगर नहीं आया बैंक में क्रेडिट और बाद में आया, तो फिर जिस दिन बैंक में क्रेडिट आया उसको लेंगे। तो वो नोट में दिया है इस केस में, चेंज वाले केस में। अच्छा, उसमें भी एक पॉइंट याद रखो, मिस्टेक करते लोग एग्जाम में क्या करोगे तुम मालूम है, एक मिस्टेक कि जिस दिन बुक में क्रेडिट किया उससे 4 दिन गिनोगे। अरे पागल लोग, उसमें 4 दिन नहीं गिनने का। 4 दिन कहां से गिनना है? चेंज के आगे 4 दिन गिनना है, चेंज से 4 दिन गिनना है, चेंज इन रेट से 4 दिन। जिस दिन बुक में एंट्री लिया वहां से 4 दिन मत गिनना, नहीं तो मार्क्स 0 करके आओगे। फिर उसके अंदर एक इलस्ट्रेशन देखते अपन। रेट ऑफ ड्यूटी वॉज 18% टिल 31st of July। ठीक है, 31 जुलाई तक रेट 18% था, एंड इज चेंज टू 12% विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of August। तो चेंज किस दिन का है? 1st August से चेंज। तो देखो जीएसटी कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये एक पहले आप मार्क कर लो, डेट ऑफ चेंज इज 1st of August। अब यहां सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस दिया है, डेट ऑफ सप्लाई दिया है, तो ये पहले अपन देखेंगे कि पहले का है यानी चेंज के पहले है कि चेंज के बाद है, ये देखा जाएगा। फिर ये पहले है कि बाद में है वो डिसाइड करेगा कि इनवॉइस या पेमेंट में से किसको लेना एज द टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, तो देखो शुरू करते हैं। केस 1, 10th जुलाई। तो 10th जुलाई का जो सप्लाई है वो पहले हो गया, बिफोर, तो मैं बी लिखता हूं, बिफोर दी चेंज। तो अगर ये पहले है तो फिर अपन इनवॉइस या पेमेंट देखेंगे कब का है। और वैसे तो 3 पॉइंट दिए हैं सेक्शन 14 में, लेकिन अपने को देखना है विच एवर इज अर्लियर। तो 20 जुलाई या 10 अगस्त, विच एवर इज अर्लियर 20 जुलाई। अब 20 जुलाई आता है 1st अगस्त के पहले, इसलिए पुराना रेट लगेगा यानी कि 18%। करेक्ट। फिर सेकेंड भी 10 जुलाई है, नहीं भी बिफोर है तो फिर ये दोनों में से विच एवर इज अर्लियर ही लिया जाएगा। 5 सितंबर या 25 जुलाई, विच एवर इज अर्लियर 25 जुलाई। अगेन ओल्ड रेट 18%। और तीसरा केस है कि 10 जुलाई है यानी बिफोर है, लेकिन ये दोनों बाद में है, 5th अगस्त एंड 10th अगस्त, तो भी अपन विच एवर इज अर्लियर लेंगे यानी कि 5th अगस्त। तो 5th अगस्त बनेगा टाइम ऑफ सप्लाई, लेकिन रेट लगेगा न्यू, क्योंकि अब 5th अगस्त जो है 1st अगस्त के बाद का है, इसलिए न्यू रेट लग जाएगा। फिर केस 4 में 10th अगस्त, 10th अगस्त यानी आफ्टर द चेंज, तो ये आफ्टर है। आफ्टर है तो फिर अपने को देखना है 25 जुलाई और 5 अगस्त यानी एक पहले एक बाद में है, तो अपन देखेंगे विच एवर इज लेटर। एक पहले और एक बाद में है तो लेटर, तो फिर 25 जुलाई या 5th अगस्त, तो 5th अगस्त आएगा विच एवर इज लेटर। और लेटर आएगा तो 12% लगेगा, क्योंकि 5 अगस्त है, 5 अगस्त यानी नया रेट लग जाएगा, तो 12%। फिर ये 10th अगस्त से ये भी आफ्टर है, एक बाद में है और एक पहले है। एक बाद में और एक पहले है तो अपन देखेंगे विच एवर इज लेटर, तो विच एवर इज लेटर के हिसाब से 5 सितंबर आएगा, 5 सितंबर आएगा, ये भी बाद का है तो इसको भी लग जाएगा 12%। और आखिरी केस है कि 10th अगस्त इन आफ्टर है, लेकिन ये देखो 20 जुलाई 25 जुलाई ये दोनों पहले है। अब ये दोनों अगर पहले है इनवॉइस एंड पेमेंट, तो अपन लेंगे विच एवर इज अर्लियर यानी 20th जुलाई। तो यहां पर 25 अगस्त लिखा है, इसको करेक्ट कर लो, ये आएगा 20th जुलाई। और अगर ये 20th जुलाई आएगा तो रेट लगेगा ओल्ड रेट, तो ओल्ड रेट है अपना 18%, इसको भी करेक्ट कर लो, तो रेट लगेगा 18%। सबसे सिंपल है, मैं तो कहता हूं सेक्शन 14, तो ऐसा है, ये बहुत सिंपल है। और लास्ट में फिर एक नोटिफिकेशन दिया है, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सप्लाई ऑफ डेवलपमेंट राइट्स। ये बिल्डिंग डेवलपमेंट राइट्स जो होते हैं ना, एक पर्सन है जो एरिया का मालिक है, यानी जमीन है उसके पास, तो वो क्या करता है, डेवलपमेंट राइट्स किसी और पार्टी को देता है, बिल्डर को देता है नॉर्मली, या कंस्ट्रक्शन कंपनी को, कि आप मेरी जमीन पे कंस्ट्रक्शन करो। कंस्ट्रक्शन करके फिर आप मेरे को कुछ रिटर्न में दे देना, फ्लैट्स 5-10 फ्लैट मेरे को दे देना, और बाकी फ्लैट आप लोगों को बेच देना। तो इस तरह से डेवलपमेंट राइट्स का एग्रीमेंट होता है। तो अब ये एग्रीमेंट जो है, इसमें दोनों तरफ से सर्विस है। मैं आपको डेवलपमेंट राइट्स दे रहा हूं, मैं ओनर हूं
जगह का, तो मैं आपको डेवलपमेंट राइट्स दे रहा हूं और आप मुझे कंस्ट्रक्शन सर्विस दे रहे हैं, क्योंकि आप मेरे को 4-5 फ्लैट कंस्ट्रक्ट करके देंगे ना, तो हम दोनों के हाथ में जीएसटी आएगा। मैं डेवलपमेंट राइट्स आपको दे रहा हूं और आप कंस्ट्रक्शन सर्विस मुझे दे रहे हैं। तो इसके अंदर हम दोनों के लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाना चाहिए? व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई? किस दिन मैंने आपको डेवलपमेंट राइट्स दिए और किस दिन आपने मेरे को कंस्ट्रक्शन सर्विस दिया, तो वो यहां पे नोटिफिकेशन में क्लैरिफाइड है। तो देखो क्या कहते हैं, नोटिफिकेशन नंबर 4/2018 सेंट्रल टैक्स रेट, यानी रेट नोटिफिकेशन है ये, dated 25th of January 2018. The central government, on the recommendation of the council, hereby notifies the following classes of registered persons, namely registered person who supply development rights, यानी ये मालिक है, owner of the land who gives the development right to the other person. तो other person कौन? To build, developer, builder या construction company, or any other registered person against consideration. तो अब इसको कंसिडरेशन क्या मिल रहा है? मैंने आपको डेवलपमेंट राइट दिया तो मुझे कंसिडरेशन क्या मिला? आप जो मेरे को कंस्ट्रक्शन करके देंगे 5 फ्लैट्स, तो मुझे मिल रहा है कंस्ट्रक्शन सर्विस। तो वहां लिखा है देखो, अगेंस्ट कंसिडरेशन होली और पार्टली इन द फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विस ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग और सिविल स्ट्रक्चर। तो आप मेरे लिए कंस्ट्रक्शन करके दे रहे, सो दैट इज द रिटर्न दैट आई एम गेटिंग। आई एम गिविंग यू डेवलपमेंट राइट्स एंड गेटिंग कंस्ट्रक्शन सर्विस. You are giving construction service and in return you are getting development rights. तो it's a vice versa situation. तो वो फिर सेकेंड पॉइंट में दिया देखो बी में, and registered persons who supply construction service of complex building or civil structure to the supplier of development rights against consideration wholly or partly in the form of transfer of development rights. तो ये बिल्डर है, ये ओनर है, तो ओनर बिल्डर को क्या दे रहा है? डेवलपमेंट राइट्स, और बिल्डर ओनर को क्या दे रहा है? कंस्ट्रक्शन सर्विस। तो दोनों क्या है? एक दूसरे के वाइस वर्सा ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। अब देखो क्या बोलता है, एज द रजिस्टर्ड पर्सन इन हुज केस द लायबिलिटी टू पे सेंट्रल टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ सेड सर्विसेज ऑन द कंसिडरेशन रिसीव्ड in the form of construction service referred to in clause A above and in the form of development rights in B above. एक को कंस्ट्रक्शन सर्विस मिल रही है और एक को डेवलपमेंट राइट्स मिल रहे हैं. शैल अराइज, अब यहां से मेन पॉइंट है, टाइम ऑफ सप्लाई कब अराइज होगा, यानी लाइबिलिटी टू पे कब अराइज होगी. शैल अराइज एट द टाइम when the said developer, builder, construction company or any other registered person as the case may be transfers possession. यानी मैंने आपको अभी जमीन दे दी कि आप डेवलप करो, उस वक्त हम टाइम ऑफ सप्लाई नहीं मानेंगे. फिर आप जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर लेंगे और कंस्ट्रक्शन करने के बाद मुझे वो 5 फ्लैट्स जब अलॉट करेंगे, मुझे जब आप पोजेशन देंगे वो 5 फ्लैट्स का, तब टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा हम दोनों के लिए. तो वह है ट्रांसफर्स पोजेशन और द राइट in the constructed complex or building or civil structure to the person supplying the development rights by entering into a conveyance deed. तो ये conveyance deed enter होता है. आप मेरे को transfer of possession कैसे करेंगे? By entering into conveyance deed or similar instrument. For example, allotment letter. तो ये conveyance deed जो है, इसको आप डबल अंडरलाइन कर लो, ये होगा टाइम ऑफ सप्लाई. सिंपल. यानी ये ओनर है, ये डेवलपमेंट राइट्स देता है डेवलपर को और डेवलपर इसको देगा कंस्ट्रक्शन सर्विस. ये तो सर्विस के मामले में हो गया, लेकिन इसका टीओएस कब मानेंगे? जब कन्वेयंस डीड बनेगा. तो कन्वेयंस डीड किस चीज का? ये फ्लैट्स जो इसके देने वाला है बना के, तो ये कन्वेंस डीड जब बनेगा, यानी इसको जब ये प्रॉपर्टी बनके इसको हैंडओवर की जाएगी, उस दिन टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा. सिंपल, इसको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है. तो इस तरह से ये था सेक्शन 14, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स ऑफ कोर्स, एंड देन फॉलोड बाय अ नोटिफिकेशन. ये नोटिफिकेशन जो है ये अपने आप में एक अलग नोटिफिकेशन है.
इसको सेक्शन 14 से कोई लेना देना नहीं है. ओके, वेरी गुड.